प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 और वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस वीडियो में हमने एसिड और उसके रिएक्शंस के बारे में देखा था। आज हम जानने वाले हैं पीएच वैल्यू से। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, कौन से सब्सटेंस को हम एसिडिक कह सकते हैं पीएच वैल्यू के अनुसार, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल एक स्केल है जो क्या करता है, H+ मीन्स हाइड्रोजन के आयंस के कंसंट्रेशन को चेक करता है कि वो कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब कि उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है किस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे पहले पी का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। पी का मतलब होता है पीएच के अंदर पोटेंज, जिसको जो क्या है जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पावर। तो आपने क्या सीखा, पीएच स्केल क्या करता है, H+ आयंस के कंसंट्रेशन को, कि सांद्रता को एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी H+ की मात्रा ज़्यादा है कम है उसको ये चेक करता है। और जो पीएच में पी है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंज। पोटेंज मीन्स पावर, ये एक जर्मन का वर्ड है पोटेंज, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पावर। अब पीएच स्केल में हम बात कर, देखिए यहाँ पे P मीन्स पोटेंज, H मीन्स हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के आयंस के पावर को, कंसंट्रेशन को चेक करता है, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ अगर बात करें पीएच होता क्या है, एक स्केल है, ठीक है। आपको मैं पहले दिखाना चाहूँ, बुक में आप देखिए पीएच क्या है, एक स्केल के रूप में होता है जो क्या करता है, चेक करता है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हो, तो ये क्या करता है, स्केल के रूप में चेक करता है कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिस है। तो अगर बात करूँ, अगर जैसे मान लीजिए कोई आपने सब्सटेंस लाया, लेट से आपने ब्लड, अब लेट से यहाँ पे चेक कर लीजिए, जैसे प्योर वाटर और ब्लड, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। तो अगर आप प्योर वाटर को लेकर आते हैं और पीएच स्केल से आप चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 7.4। तो ऐसे सब्सटेंस जो 7, जिनका वैल्यू 7 आता है उसको क्या बोलोगे, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी वैल्यू 7 से कम आती है उसको क्या बोलोगे, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर 7 से ज़्यादा आएगा तो उसको आप क्या कहोगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए 7 के क्लोज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 पे किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है 5 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे इसमें कि वो वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब क्यों, क्योंकि इस तरफ तो सारा एसिड का पार्ट है, ठीक है, इस तरफ 0 होता है, इस तरफ 14 होता है, 0 से 14 तक इसकी नंबर दिए होते हैं। तो जो 0 के बहुत क्लोज होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सारा एसिड है, लेकिन जो 0 के क्लोज होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना 0 से दूर चलता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड है, ठीक है, दूसरे कंपेरिजन में वीक एसिड है। ऐसे हम यहाँ पे भी 14 क्या हमारा बेसिस को दिखा रहा है, जो 14 के बिल्कुल क्लोज होगा, जो 13 हो गया और 14 हो गया, ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे जो सॉल्यूशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस सॉल्यूशन है, और मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और जो 7 के क्लोज होगा, 7 से थोड़ा ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी की वैल्यू 11 आ रही है या 12 आ रही है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्यूशन जिसके पीएच स्केल 11, 12, 10, 8, 9 ये सब आ रहे होंगे, सॉरी 11, 12 नहीं, यहाँ पे आप लीजिए 8, 9 ये सब ले लीजिए। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, ये है वीक बेसिस, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन कैसे हैं, वीक बेसिस है। तो पीएच क्या होता है, पोटेंज P मीन्स पोटेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की पावर को चेक करते हैं कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। 7 की बात करेंगे, किसी का अगर वैल्यू 7 आ रहा होगा तो न्यूट्रल, 7 से कम आ रहा होगा, जितना कम आएगा उतना उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा आएगा 7 से वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन कैसा है, वो बेसिस सॉल्यूशन है, क्षारकीय पदार्थ है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पीएच के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये पीएच स्केल को बता रखा है कि यहाँ से क्या होता है, H+ के आयंस इंक्रीज होते हैं, है ना। जितने भी H+ आयंस इंक्रीज होंगे, मैंने बताया था आपको, एसिड क्या करता है, जितने भी एसिड है H+ आयंस को वाटर सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है, इसमें वाटर सॉल्यूशन में एसिड के अंदर H+ आयंस इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का, H+ आयंस बढ़ते रहेंगे। और इस तरफ चलोगे बेसिस की तरफ, तो बेसिस में क्या होता है, जितने भी वाटर सॉल्यूशन होते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड के जो आयंस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अगर 7 से कम आओगे तो हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज होंगे, और 7 से ज़्यादा जाओगे तो हाइड्रोजन के आयन गिरेंगे, मीन्स डिक्रीज होंगे, लेकिन हाइड्रोक्साइड के आयंस बढ़ेंगे। इस तरफ हाइड्रोक्साइड के आयन बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ बेसिक नेचर होता है, इस तरफ हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज होते हैं क्योंकि एसिडिक नेचर होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्केल दे रखा है, स्केल पे बहुत सारी वैल्यूज भी हैं, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेमन का, जो लेमन होता है ना, लेमन का पीएच स्केल कितना होता है, 2.2 मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेमन के अंदर। ऐसे गैस्ट्रिक जूस 1.2, यहाँ बता रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 10, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा वीक एसिड में, वीक बेसिस में आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएगा। तो जो 14 के बिल्कुल करीब होगा उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। आपको मैंने पढ़ाया था जो बेसिस और एसिड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो 14 के क्लोज होगा उसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो 0 के क्लोज होगा उसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो 7 के इस तरफ होगा उसको क्या बोलोगे, वीक बेसिस, और जो इस तरफ होगा उसको क्या कहोगे, वीक एसिड।
अंडरस्टूड। तो ये सारी बातों आपको सिस्टमेटिक याद करनी है, समझनी है और इसको एमसीक्यू के रूप में बनाना। जैसे मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाएगा पीच स्केल में पी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या ऑप्शन में क्या चूज करोगे, पोटेंट। ऐसे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में भी कराऊंगा, लेकिन पहले चैप्टर क्लियर हो जाए, सिलेबस क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपके जो क्वेश्चन लाऊंगा चैप्टर वाइज वो एमसीक्यू के रूप में लाऊंगा, ताकि आपके जो फर्स्ट टर्म होगा एमसीक्यू के रूप में वो सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको भी चेक करना ना भूलें। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं और जो भी अपडेट देता हूँ मैं वीडियो के रिलेटेड वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप्स हैं सब में आप शेयर कर पढ़ने वाले हैं। जो पीएच है ये हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो पीएच जो है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, सबसे पहली बात तो जो अपनी बॉडी होती है वो 7 से 7.8 इतने पीएच वैल्यू पे वर्क करती है। तो अगर हमारी बॉडी का जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू चेक करें अगर हम 7 से 7.8 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी जो है एक परफेक्ट वर्क कर सकती है ना, कोई भी इसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन क्या होता है, अगर जब कभी भी जो रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, अगर बारिश का पानी का पीएच वैल्यू अगर हम चेक करें और वो 5.6 से कम आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे, ऐसा जो वाटर रेन है, ऐसा जो रेन वाटर है उसको वो कैसा है, एसिडिक है। मीन्स अगर रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम होता है तो हम कहते हैं ये जो रेन वाटर है कैसा है, एसिडिक है। मीन्स एसिड रेन है। और यही एसिड क्या होता है, यही एसिड रेन जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें फ्लो होता है और फ्लो होने से उनका जो पानी है, रिवर का जो पानी है उसको एसिडिक बना देता है। और जब रिवर का पानी इस एसिड रेन के कारण एसिडिक हो जाता है तो उसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, मीन्स जो जलीय जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उन सब की जो लाइफ होती है बहुत ही डिफिकल्ट बन जाती है। मीन्स उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करने में दिक्कतें आती हैं। ओके, तो याद रखिए कि एसिड रेन हम कब कहते हैं, जब रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम होता है। ऐसी बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं पेट में, स्टोमक में, उसको पचने के लिए HCl एक एसिड होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे पेट के जरिए, जिससे जो सब्सटेंस होते हैं ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन जब हम कुछ ऐसा चीज़ खाते हैं या फिर जब कभी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जब कोई खाना पच नहीं पाता, तो हमारा जो स्टोमक है वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, ज़्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेट में जलन सी होती है। और इस जलन को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, पेट में एसिड की जो मात्रा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि खाना पच नहीं रहा है, नहीं पचने की वजह से एसिड को ज़्यादा रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड मतलब बेसिस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मिल्को मैग्नीशिया, तो उस समय अगर हम मिल्को मैग्नीशिया ये सब लेते हैं जो बेसिस नेचर के होते हैं, तो इससे हमारे जो पेट की जो जलन है, जो इरिटेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एकदम पूरा पॉइंट वाइज अच्छी तरह दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टूथ डिके कब होता है, जब हमारे टूथ का जो पीएच वैल्यू होता है 5.5 से कम होता है, जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, तो जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे कोरोड होने लगते हैं। हमें पता है जो दांत है वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर और पानी में डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स शुगर या कुछ भी चीज़ जो मुंह में रह जाता है, बैक्टीरिया उसको ब्रेक करके एसिड रिलीज करते हैं। ब्रेक करते समय उस खाने को जो मुंह में रह गया है उससे एसिड रिलीज करते हैं, और उस एसिड को रिलीज करने पर जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो धीरे धीरे जो दांत है कोरोड होने लगते हैं। कोरोड मीन्स खराब होने लगते हैं, तो इससे हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम आती है। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो टूथपेस्ट होता है जनरली उसको हम यूज़ करते हैं खाना खाने के बाद, है ना, जिससे क्या हो सके जो एसिड की मात्रा है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। ऐसे आप कोई सा भी जो बेसिक सब्सटेंस है उससे आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिस क्या करता है, टूथपेस्ट जैसे क्या है बेसिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा, दांतों को साफ करते समय जो एसिड है, एसिड की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कहने मतलब ये है, बढ़ा देगा मतलब कम कर देगा, पीएच वैल्यू के हिसाब से उसको न्यूट्रल कर देगा, जिससे हमारी जो टूथ डिके की प्रॉब्लम है उससे हम बच जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना ही समझना है कि जब कभी भी कहीं पे भी जैसे पेट हो गया, दांत हो गया, इसमें अगर एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ने के लिए आप क्या करोगे, बेसिस लाओगे, बेसिस एंटी एसिड लाओगे, तो एंटी एसिड क्या करेगा, उस जो बढ़ी हुई मात्रा है एसिड की उसको कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा और न्यूट्रल पे ले आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एसिड को काटने के लिए बेसिस आएगा, बेसिस को काटने के लिए एसिड आएगा। ऐसी बात करते हैं अगर हम सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एक बात जैसे बात करेगा हनी बी की। हनी बी क्या करता है, जो उसका जो डंक होता है ना, बी का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, वो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे पेन और इरिटेशन होता है। जिससे अगर हम वही चीज़ है कि भाई वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या लाएंगे हम, बेसिस लाएंगे, और बेसिस के तौर पे हमने क्या लिया है, माइल्ड बेस, मतलब आप कोई नॉर्मल वीक बेस भी ले सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। इसके जरिए आप वहाँ पे जब जहाँ पे भी स्टिंग में डंक मारा ना, उस वाले पार्ट में जब रगड़ोगे उस बेसिस के जरिए वहाँ पे लगाओगे तो आपको रिलीफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसी बात करते हैं नेटल क्या होता है, नेटल एक
प्लांट है, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जिस पार्ट पे वो मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करेगा वो पार्ट क्या होता है, पेन देता है, मीन्स वो क्या करता है, जलन सी महसूस होती है वहाँ पे। सेम वही चीज़ मेथनोइक क्या एक एसिड है, तो आप क्या करोगे, बेसिक सब्सटेंस लाओगे, उस पर बेसिक सब्सटेंस को जब आप उस पर लगाओगे उस पार्ट पे, तो आपका जो एक्सेसिव एसिड है जिसकी मात्रा, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सारी जो कहानी है घूम फिर के यहीं पे आती है कि अगर कहीं किसी ने कोई डंक मारा, स्टिंग किया, या कहीं पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया, टूथ में अगर मान लीजिए टूथ का जो पीएच वैल्यू है वो कम हो गया, या फिर एसिड ड्रेन हो रहा है, सारी की सबकी कहानी ऐसी है कि एसिड बढ़ेगा तो आपको एंटासिड यूज़ करना पड़ेगा, एंटासिड के तौर पर कोई बेसिस। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले आपको, उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको बॉक्स दे रखा है येलो बॉक्स, इसमें नेटल के बारे में बता रखा है। नेटल वही जो मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेटल एक प्लांट होता है जो क्या करता है, मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में आप ढंग से पढ़ लेना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स में दे रखा है कि कौन सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक, ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिंड टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्सेलिक। तो ऐसे आपको यहाँ पे बता रखा है। जैसे लेमन में कौन सा है, लेमन में सिट्रिक, एंट में, एंट तो अभी नेटल पढ़ा था हमने। एंट का जो चींटी होती है, चींटी जब काटती है तो वो भी क्या करती है, मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है जिससे जलन होता है। फिर वही चीज़ एसिड प्रोड्यूस कर रही है तो हम क्या करेंगे, एंटासिड लाएंगे, बेसिस लाएंगे। तो देखिए एंट और नेटल इन दोनों के काटने से, मीन्स एंट के डंक से और नेटल के डंक से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, मेथनोइक एसिड। तो ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी बुक में से अच्छे तरह इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट के फॉर्म दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट के फॉर्म दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता को उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं केमिकल के बारे में। तो देखिए जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट हमारा बहुत सारे होते हैं, कई सारे रूप में होते हैं। तो इसमें से जो कॉमन सॉल्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हमारे खाने वाला नमक होता है, उसको केमिकल्स के रूप में कहाँ का यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी में, इन सभी केमिकल्स के तौर पे कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे एक एक को डिटेल में करने वाले हैं और उसके बाद बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर भी इंक्लूड होता है एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में। तो यहाँ पे जो हमारा एक्वेस सॉल्यूशन है वो किसका है, सोडियम क्लोराइड का है। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अगर इसको आप केमिकल फॉर्मूले के रूप में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, केमिकल रिएक्शन के रूप में। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड और ये हो गया वाटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन भी मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। अभी जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है इसका यूज़ क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, एक फिगर जो कि आपके बुक में मिल जाएगा। आप जरा इसको देखिए, ये जो है ना यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा कैथोड, जो माइनस का टर्मिनल है उसको हम क्या बोलते हैं कैथोड, और जो प्लस का टर्मिनल है इसको हम क्या बोलते हैं एनोड। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्लोरीन गैस, और कैथोड के साथ में क्या निकल रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये पूरा है क्या, ये एक ब्राइन मीन सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन, और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। और बात करें कैथोड के पास में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन होता है वो रिलीज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें अगर हम, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ एज ए फ्यूल के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में, CFC में, PVC में, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड इसको हम HCl बोलते हैं, स्टील को क्लीन करने में और मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या करता है, मेटल पे जो ग्रीस लगा होता है उसको डिग्रीज करने में, सॉप्स और पेपर मेकिंग, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपना पाउडर CaOCl2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जो CaOCl2 है इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं ड्राई स्लैग लाइम, इसके साथ में रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइनिंग के लिए, ब्लीचिंग कॉटन के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वुड पल्प मीन्स पेपर इंडस्ट्री में भी लकड़ी को ब्लीच करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा जैसे जो सब्सटेंस है मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दे। ठीक है, तो उसकी तरह उसको भी हम मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें जो बैक्टीरिया है इन सबको साफ करने के लिए उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो ये है कुछ ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज और उसके कैसे इसको बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये कैसे बनता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम इनके साथ में रिएक्शन करते हैं, इन चारों को, तब जाके हमारा अमोनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है ये बेसिस नेचर का होता है, माइल्ड बेस को कहते हैं, मीन्स इसकी जो pH वैल्यू है वो 7 के क्लोज आएगी, 7 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 8, 9, 10 ऐसा कुछ। और यहाँ बात करें तो जब हम इसको कुकिंग के समय हीट करते हैं, इसका यूज़ पता क्या होता है? इसका यूज़ कुकिंग में क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। जो पकौड़े होते हैं ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो जब कुकिंग के साथ में, कुकिंग के टाइम पे इसको हीट करके बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्रेक होता है ये। तो इसमें ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमें क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट देता है। साथ में जल मीन्स वाटर भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें, बेकिंग सोडा क्या करता है? बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। और यही जो बेकिंग पाउडर है जब इसको हीट करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है? ब्रेड और केक जो होते हैं सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड इसको मिक्स करते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। और जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, इसमें पानी मिक्स करते हैं तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है। और CO2 प्रोड्यूस होने से ब्रेड और जो केक होते हैं इनमें सॉफ्टनेस और स्पॉन्जी टाइप के बन जाते हैं। और बात करें तो एंटी एसिड में, अब ये क्या है? बेस है ना, तो एसिड को काटने के लिए, एसिड के असर को कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी एसिड के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और बात करें फायर एक्सटिंग्विशर में, और मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्पी पकौड़ा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और जो आपको दिख रहा है ना ये डॉट 10H2O, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये इसका यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। अभी बनता कैसे है? जब हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर के कुछ क्रिस्टल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ में आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, जब कभी भी सोडियम कार्बोनेट को वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं दोबारा से, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में। और बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अभी बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक वाइट सब्सटेंस होता है जिसको हम सोडियम बोरेट भी कहते हैं। इसका यूज़ हम क्लीन डोमेस्टिक पर्पज से क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। और साथ में ये मिनरल के रूप में पाया जाता है। जो भी अल्कली सब्सटेंस होते हैं ना, जो क्षार के सब्सटेंस होते हैं उसमें ये मिनरल के रूप में पाया जाता है। और बात करें कि जो वाटर का जो हार्डनेस है, तो उस परमानेंट हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो? किसी सॉल्ट के फॉर्मूले में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये क्या एक सॉल्ट का रूप है, सॉल्ट का फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब भी कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर में किसी सॉल्ट फॉर्मूले में यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या कर रहे हैं? वाटर क्रिस्टल को दोबारा से वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। पेरिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 और वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आप जिप्सम को हीट करते हो, गर्म करते हो 373 केल्विन पर, मीन्स अगर आप इसमें से 273 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को? ये 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करके ये क्या बन जाता है? POP बन जाता है। ठीक है, और जब आप POP को दोबारा इसमें क्या करोगे? POP को दोबारा वाटर के साथ में रिएक्शन करोगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करोगे तो दोबारा जिप्सम में चेंज हो जाएगा। और जो POP होता है वो कुछ और नहीं, जो तुम्हारा व्हाइट पाउडर होता है ना, POP जिसको हम कहते हैं घरों में POP कराते हैं, जो व्हाइट पाउडर होता है जो कट्टे में आता है, आपने देखा होगा, तो ये वैसे ही होता है। तो इसमें बात करें अगर हम, जो हमारा POP है, POP के साथ में वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा जिप्सम बनता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा जब हमारी हाथ की हड्डी अगर ब्रेक हो जाती है तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, मीन्स जो POP होता है उसको हम हाथों पे लगाते हैं। मीन्स डॉक्टर क्या करते हैं? हाथों पे लगाते हैं ताकि जो बोन्स है, जो फ्रैक्चर बोन्स है, उनको सपोर्ट मिले। तो डॉक्टर जो फ्रैक्चर बोन्स होते हैं जिसमें फ्रैक्चर आता है उस हड्डी में, उस हड्डी को सपोर्ट करने के लिए इसी POP का यूज़ करते हैं।
टॉयज़ खिलौने बनाने में भी इसका यूज़ होता है और साथ में डेकोरेशन करने में भी इस पीओपी का यूज़ होता है। जैसे कि घरों में क्या होता है, पीओपी होती है ना, पुट्टी इसको हम कहते हैं, तो डेकोरेशन में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करें कि जो सरफेसेस होता है, स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी दीवारों पे ऊबड़ खाबड़ दीवारें हैं, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, पीओपी लगा के उसको सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो ये आपका पीओपी, ठीक है। आपको अब आपको पूरा जो चैप्टर है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था कराना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे पीएच के बारे में सब पढ़ा है। पीएच पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस, पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है वो देखा। उसके बाद हमने सॉल्ट के बारे में देखा, सॉल्ट के क्या रूप्स हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, पीओपी, सब कुछ यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ सेकंड चैप्टर को एक एक लाइन अंडरलाइन करके मीन्स अच्छी तरीके से रीड करना है। फिर आपको अपने नोट्स बनाने हैं यहाँ से और बुक से पढ़कर, दोनों से पढ़कर अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। तो जो भी कुछ है एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है चाहे कैसे क्वेश्चन है, वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी की बुक है इसको अच्छी तरह रीड करिए, अच्छी तरह जितने भी नोट्स है बनाइए और अगर कुछ भी समझ में नहीं आते तो कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई क्वेश्चंस, सीबीएसई के प्रीवियस पेपर में आ रखे क्वेश्चंस हैं वो, और इसमें जो खुद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप इस सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।